आइए इसी डिस्कशन को बढ़ाते हैं आगे और एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में दो खास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं तैयार। स्वागत किया जाए सेठी साहब का, स्वागत किया जाए पालिया साहब का। पालिया साहब सुप्रभात, शुरुआत करें सर, बताएं अपनी लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लॉन्ग टर्म पिक रहेगी कजारिया सिरामिक लिमिटेड। अगर ये स्टॉक को अगर हम ओवरऑल एनालाइज करें तो स्टॉक एक अप ट्रेंड में था और साइडवेज एक कंसोलिडेशन का यहाँ पे नियर टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। इसके ऊपर सस्टेन करें तो डेली वीकली टाइम फ्रेम पे जिस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट बने कंसोलिडेशन के बाद हमें लगता है ये स्टॉक वापस अपने एक लॉन्ग टर्म अपवर्ड ट्रेजेक्टरी को वापस कंटिन्यू करेगा। अपसाइड के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसमें आना चाहिए करीब 1300 से लेके 1350 तक के। स्टॉप लॉस करंट लेवल से होगा, कोई भी डिप में इसको ऐड करना है, स्टॉप लॉस होगा करीब 1120 के आसपास। तो कजारिया सिरामिक 1350 के अपसाइड के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। 1350 ये है टारगेट का लेवल जिसके लिए करनी है खरीदारी कजारिया सिरामिक्स और स्टॉप लॉस लगाना है 1120। देश की मिट्टी से बनी हुई टाइल्स कजारिया की मिट्टी। हाँ पता नहीं वरना अक्षय कुमार ने कहा है ये। मैं ये सोच रहा था बाकी टाइल्स कौन सी मिट्टी से। हाँ लॉजिकल क्वेश्चन, वेरी गुड। हो सकता है इम्पोर्टेड हो मिट्टी। चलिए ये तो लास्ट चीज है जो हम इम्पोर्ट करेंगे और कुछ कर ले करें। मिट्टी तो इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके तो कजारिया सेरामिक्स ये है स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए। आइए सेठी साहब से भी जाने उनकी पसंद का शेयर। सेठी साहब सुप्रभात, बताएं सर आपकी लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी आज का जो मेरा लॉन्ग टर्म स्टॉक है, स्टॉक का नाम है आरके फोर्जिंग जो अभी 350 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक को मैंने मार्च के महीने में भी 2 बार रिकमेंड किया, मेरा आजकल एक पसंदीदा स्टॉक है। ये कंपनी कंपोनेंट्स बनाती है, ऑटो सेक्टर के लिए तो बनाती है, इसके अलावा अर्थ मूविंग और माइनिंग इक्विपमेंट्स, फार्म इक्विपमेंट्स, फिर अच्छा खासा आजकल फोकस है रेलवेज के ऊपर जहां बड़ी अच्छी तेजी देख रहे हैं, बड़े बड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं और जबरदस्त क्लाइंट लिस्ट है। टाटा मोटर्स है, इंडियन रेलवेज, फिर आपके बीईएमएल, बीएचईएल, डैimler, वोल्वो, इन सबको कैटर करती है। एक्सपोर्ट से इनके 40% से ज्यादा रेवेन्यूज आते हैं और एक नई कैपेसिटी भी इनकी इस साल के 3rd क्वार्टर में आने जा रही है, तो उसका भी एक बड़ा फायदा आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। और आजकल कंपनी का ईवी पे भी अच्छा खासा फोकस है। इन्होंने हाल ही में एक सुयो मैन्युफैक्चरिंग नाम की एक ईवी रिलेटेड कंपनी है, उसको अक्वायर किया। फिर एनसीएलटी से भी अवेट कर रहे हैं एक जेएमटी ऑटो के एक्विजिशन के लिए, तो वहां पे भी अप्रूवल जल्दी आने चाहिए। बाकी ईवी पे अच्छा खासा फोकस, रेलवे सेगमेंट पे फोकस जहां से अच्छी ग्रोथ आ रही है, स्टॉक अच्छा लगता है। दिसंबर तिमाही भी बहुत अच्छी थी, 61 करोड़ का पैट था जो पिछले साल दिसंबर तिमाही में 45 करोड़ का पैट था। और एफआईएसडीएस भी अराउंड 18-19% स्टेक ओन करते हैं। फिर एमआईटी भी है इसमें जो अराउंड 3.76% स्टेक ओन करता है और बाकी बाजार के कई रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्टेड है। तो ऑल इन ऑल एक अच्छी कंपनी है, निचले लेवल्स पे भी रिकमेंड किया हुआ है, हालांकि थोड़ा बढ़ चुका है बट यहाँ पे भी खरीदारी करने की सलाह। 450 का इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट। 9 से 12 महीने का टारगेट आरके फोर्जिंग में लेकर चलें, ये राय आपके लिए सेठी साहब की तरफ से। आइए 10 की कमाई में कुछ और एक्शन आगे बढ़ाते हैं। एक बार जरा बग्गा साहब हमारे साथ हैं। बग्गा साहब ने हमें बैंकों की हालत के बारे में तो पूछा ही और बार बार जो उनकी वित्त मंत्री डराती हैं वो अपनी जगह, लेकिन बग्गा साहब इकोनॉमी के आंकड़े इतने मजबूत कहां से आ रहे हैं? नौकरियां वहां पर दिखे भरपूर लग रही है, बेरोजगारी के आंकड़े एकदम कम है। ऐसे में तो फिर इस बार फिर से ब्याज दरें बढ़ जाएंगी, फेड तो डरेगा भी नहीं सर। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने अनिल जी। जहां जून में और जून से सितंबर तक उम्मीद थी कि कोई रेट हाइक नहीं है, अब जून का रेट हाइक लगभग 9% पहुंच गया फ्राइडे के आंकड़े के बाद। अब बहुत अहम रहेगा कि इन्फ्लेशन का नंबर क्या आता है वेडनेसडे को, उनका सीपीआई का नंबर। कोर जो है वो 5.5% के करीब रहने की उम्मीद है और 5% का सीपीआई। तो वो अगर घट नहीं रहा है तो फिर से एक खिड़की खुल जाती है क्या ये एक और रेट हाइक करेंगे। उसके सामने क्या है कि बैंक्स का क्रेडिट गिर रहा है, तो 3.5% अप्रैल में यूएस का क्रेडिट गिरा है। अब यूएस जैसी इतनी बड़ी इकोनॉमी में क्रेडिट गिरना बहुत बड़ी बात है, क्रेडिट का आंकड़ा गिरना। तो ये उनको अब बैलेंस करना पड़ेगा। नौकरियां कहां से आ रही हैं?
ज्यादातर सर्विसेज की नौकरियां हैं और कैपेसिटी फिर से लौट रही है जो बंद थी इंडस्ट्रीज, एयरलाइंस फिर से बहुत तगड़ा ग्रोथ है, हॉस्पिटैलिटी में ग्रोथ है, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, डाइनिंग आउट वगैरह में, तो नौकरियां यहां से ज्यादा आ रही हैं। इस बारी का जो स्लो डाउन आ रहा है अमेरिका में, जो अगले छमाही में सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में हमें आता प्रतीत होता है, शायद एक सॉफ्ट लैंडिंग से हम निकल जाएं। क्योंकि क्या हुआ है अनिल जी, इस बारी इंडस्ट्री बाय इंडस्ट्री धीरे धीरे करके स्लो डाउन हुआ है और फिर रिकवरी की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। जैसे रियल एस्टेट नीचे गया था, बट रियल एस्टेट अब फिर से हम देख रहे हैं कि ऊपर आ रहा है, डिस्पाइट इसके के इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं, तो मकानों के लोन्स की कीमतें बढ़ी हैं, बट फिर भी वहां दिख रहा है। एक विशेषज्ञ से मिला था मैं, सैटरडे को ट्रैवल कर रहा था, वहां पे मुलाकात हुई, तो वो यही कह रहे थे कि बहुत ही एक टू फेस्ड इकोनॉमी है, जहां पे लग्जरी तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लग्जरी तो दुनिया भर में हमने देखा है, और ये लुई विटॉन वाले जो हैं सबसे अमीर बन गए हैं दुनिया के, LVMH कंपनी जो है फ्रांस की, आर्नोल्ट करके, तो वो कह रहे थे लग्जरी तो बहुत टेक ऑफ किया है, रिकवरी बहुत स्ट्रांग है, अपर मिडिल में फिर से स्ट्रांग है, बट आप मिडिल क्लास और लोअर मिडिल और रूरल में अगर देखेंगे भारत में, तो इतना स्ट्रांग रिकवरी नहीं है। और रूरल में अब आशंका, जो आप पहले भी कह रहे थे कि मॉनसून अगर डिले हो गया तो बहुत बड़ी आशंका है, तो ये जो बोलते हैं एल नीनो, मतलब लिटिल बॉय, इस छोटे लड़के से विश्व भर में बहुत अभी गंभीर समस्या हो सकती है। भारत में क्या होता है कि एल नीनो आता है तो मॉनसून हमारा डिले हो जाता है या कम हो जाता है। विश्व भर में अलग अलग चीजें होती हैं। कैलिफोर्निया में ज्यादा पानी बरसता है, अफ्रीका में पानी बरसता है बेमौसम, तो फसलें थोड़ी खराब होती हैं। लैटिन अमेरिका में बेमौसम बरसात आ जाती है और हमारे यहाँ सूखा पड़ता है। तो 3 से 4% इससे एग्रीकल्चरल कमोडिटीज बढ़ सकती हैं। बग्गा साहब, एक और ये मासूम सा El Niño सवाल आया है effect मेरा। बहुत स्ट्रांग अभी है, और जो प्रोबेबिलिटी लग रही है 80% की लग रही है। जी सर, एक मासूम सा सवाल ये है सर, जी। कि आप ये हिंदुस्तान के साथ साथ अमेरिका का मानसून भी ट्रैक करते हैं, वहां का भी देखते हैं? नहीं, वो अनिल जी, अगर कमोडिटीज सीखनी है, देखिए ये ऑस्ट्रेलिया और जापान वाले सबसे पहले आप बता देते हैं हाँ। कि किस तरह का भारत का मॉनसून आता है। हमारे तो IMD जब तक उठता है, तो वो आप अगर ऑस्ट्रेलिया और जापान का मेट ऑफिस ट्रैक करें तो आपको मॉनसून का बड़ा अच्छा अंदाजा हो जाता है पहले ही, क्योंकि हमारा IMD वेट करता है और डेटा के लिए और डेटा के लिए। तो ये एक आसान हो जाता है। बट अनिल जी, ये है कि इससे पैसे नहीं बनते, ये ज्ञान जरूर है, क्योंकि मार्केट, आज सवेरे आप एडिटर स्टेक में बोल रहे थे, मैं बहुत आपसे सहमत था कि मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा एक इवेंट को। तो मैं इवेंट तो प्रिडिक्ट कर देता हूं, बट मार्केट की अपनी चाल है, मार्केट उसको कैसे लेगा ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये इंटरेस्टिंग चीज है, बिल्कुल। इवेंट अपनी जगह, डेटा अपनी जगह, मार्केट का रिएक्शन अपनी जगह, लेकिन गजब है, मतलब सब कुछ। हाँ, अमेरिका में बारिश कितनी होगी, हम तो हमारे कई बार मुंबई और महाराष्ट्र से बाहर भी नहीं निकल पाते हैं कि कितनी बारिश होगी, देश भर में कितनी होगी, ज्यादा से ज्यादा, वो भी मार्केट ट्रैक करते हैं। एक बग्गा साहब तो पूरी दुनिया भर की बारिश पे नजर रखते हैं। गजब है। और भी तो आइए 10 की कमाई ली जाए। 10 की कमाई लेते हैं जैन साहब की तरफ से। जैन साहब बताएं सर, आपकी 10 की कमाई का स्टॉक आज। बिल्कुल, आज सीमेंट स्टॉक्स पे बातें हो रही थी, और सीमेंट स्टॉक्स मैंने भी दिया और सुमित जी ने भी दिया, और अब वापस से जो हमारी वार्ता हुई उसके हिसाब से मैं फिर से सीमेंट स्टॉक्स पे ही नजरें बनाया हुआ हूं। अभी भी 10 की कमाई में हाइडेलबर्ग सीमेंट लाया हूं। हाइडेलबर्ग सीमेंट एक पुरानी कंपनी मैसूर सीमेंट के नाम से जानी जाती थी, और 6.25 मिलियन टन वाली कैपेसिटी वाली कंपनी है। माइसेम और माइसेम पावर जैसी ब्रांड्स हैं इनके पास, और हाइडेलबर्ग देखिए वर्ल्ड का एक वन ऑफ द लार्जेस्ट सीमेंट और बिल्डिंग मटेरियल्स प्लेयर है। सो मतलब नंबर 1 है एग्रीगेट्स में, नंबर 2 है वो सीमेंट में, नंबर 3 है रेडी मिक्स कंक्रीट जो बनता है।
और लाइमस्टोन की कुछ माइनिंग राइट्स भी इनके पास, और सेंट्रल इंडिया में और साउथ इंडिया में ये लोग काम करते हैं। दामोह मतलब मध्य प्रदेश और साउथ में इनके प्लांट्स भी और मार्केट्स भी उधर ही हैं। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत बढ़िया है कंपनी का, 21% के लगभग, रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 17% के लगभग, पी मल्टीपल भी बहुत महंगा नहीं है, एक एमएनसी पेरेंट हो तो बहुत बढ़िया एक पी मल्टीपल मिलता है। डिविडेंड यील्ड अगेन बहुत ज्यादा हाई है, मतलब 5.25% के लगभग है, विच इज अगेन वेरी गुड। लास्ट क्वार्टर में ये स्टॉक नीचे आया था, रीजन भी कि देखिए रॉ मटेरियल की प्राइसेस को लेकर सारे ही सीमेंट स्टॉक्स में काफी करेक्शन था, तो ये स्टॉक भी करेक्ट किया था और मार्जिन्स भी यहाँ पे डिप हुए थे उसकी वजह से। और अब रॉ मटेरियल्स की प्राइसेस ठीक लग रही है, देखिए कैसे सीमेंट स्टॉक्स चल रहे हैं, कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी रिजल्ट्स अच्छे ही आने चाहिए या इंप्रूव रिजल्ट्स आने चाहिए। और वैसे स्टॉक बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं करता मार्केट्स में, देखते हैं तो बीच में ये 233 के लेवल जरूर गया था लास्ट क्वार्टर में, और नीचे का लेवल 153, तो मुझे ये ज्यादा वैलिड पॉइंट लगता है कि सेफ्टी लेवल्स अच्छे हैं, डाउनसाइड रिस्क बहुत ज्यादा नहीं है। और डेट्स को भी इन्होंने काफी रिड्यूस किया, अगर पिछले 5-6 सालों में देखें तो 1000 करोड़ के डेट से ये कंपनी अब 200 करोड़ के लगभग के डेट्स पे आ गई है। और प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग है, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर्स विद स्ट्रॉन्ग परसेंटेज दैट इज 70%। FIIs DIIs भी काफी बड़ी होल्डिंग रखते हैं इसमें, 15% के लगभग। और पहले कुछ फंड्स भी थे इसमें इन्वेस्टेड, जो कि जैसे प्लूटस जैसे या बजाज होल्डिंग्स, और ये लोग इन्वेस्टेड थे बट अब नहीं है उनका, हो सकता है कि 1% के नीचे आ गए इसलिए अब नाम नहीं आता है। और 233 जैसा मैंने कहा कि ऊपर के लेवल्स दिखाए, 153 डाउनसाइड है बस, और 175-80 के लेवल्स पे स्टॉक चल रहा है, तो मुझे लगता है कि स्टॉक को इन लेवल्स पे लेते हैं तो 205-210 के टारगेट के लिए खरीदना चाहिए। ओके, 205-210 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। हिडलबर्ग सीमेंट में ये राय आपके लिए जैन साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। आइए बढ़ते आगे। एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में पालिया साहब ने दिया है कजारिया सेरामिक्स लॉन्ग टर्म के लिहाज से। पालिया साहब बताएं आपकी पोजिशनल पिक। अनिल जी, पोजिशनल पिक में जो स्टॉक हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है मेट्रो ब्रांड लिमिटेड। स्टॉक लिस्ट हुआ था इन ईयर 2021 में, और इसके जो ऑल टाइम हाई बने थे वो अक्टूबर 2022 में। अब जिस तरीके के यहाँ पे फॉर्मेशन बने, हमें लगता है ये स्टॉक अब अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा और फर्दर यहाँ से तेजी एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। इसमें जिस तरीके के फॉर्मेशन डेली वीकली टाइम फ्रेम पे बने, हमें लगता है मेट्रो ब्रांड को यहाँ पे बाय किया जा सकता है पोजीशन बेसिस पे। अपसाइड के टारगेट 1040-1050 तक आते हुए दिख सकते हैं। करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस रखना है वो होगा करीब 985 के आसपास। तो मेट्रो ब्रांड बाय करने की सलाह है पोजिशनल पिक में। नहीं 985 नहीं सर, 885 करा दो उसको। सॉरी अनिल जी, 885 के आसपास स्टॉप लॉस होंगे। वैसे हम एडजस्ट कर लेते हैं हमारे हिसाब से, लेकिन आप हो ही लाइव तो हमने कहा पूछ लेते हैं। ओके, मेट्रो ब्रांड्स ये है शू कंपनी जो बड़ी फेमस है, और यहाँ पर खरीदारी करने की राय आपके लिए 1040 और 1050 के टारगेट के लिए पालिया साहब की तरफ से। सेठी साहब, आरके फोर्जिंग के बाद बताएं सर आपकी पोजिशनल पिक। बिल्कुल अनिल जी, जो आज का मेरा पोजीशनल स्टॉक है एक न्यूली लिस्टेड स्टॉक है। स्टॉक का नाम है ड्रीम फोक्स, जो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट सर्विस एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है, जो कि मेनली ये लाउंजेस वाली सर्विसेज एयरपोर्ट पे, F&B सर्विसेज, स्पा बोल रहा हूँ, स्पा, फिर मीट एंड असिस्ट, एयरपोर्ट ट्रांसफर, फिर सेल्फ चेक इन कियोस्क, इस तरह की सर्विसेज मुहैया कराती है। और भारत के जितने लाउंजेस है, मतलब 54 लाउंजेस है, उन सब में ऑपरेट करती है। और जितने क्रेडिट कार्ड इशूअर्स हैं जैसे वीजा, मास्टर कार्ड, रुपे, डाइनर्स, इन सब के साथ टाई अप है। और जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू लाउंजेस में एक्सेस होता है, वहां पे 95% का मार्केट शेयर है भारत में। और इंटरनेशनली भी प्रेजेंट है, अराउंड 121 कंट्रीज में ऑपरेट करती है, 540 सिटीज को कवर करती है। और जिस तरह से क्रेडिट कार्ड का पेनिट्रेशन हम देख रहे हैं, जो बैंक्स लगी हुई है बहुत एग्रेसिवली एक्सपैंड करने में, फिर एयर ट्रैफिक में जो बढ़त हो रही है, नए एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत अच्छा करना चाहिए आगे। और वैसे भी दिसंबर क्वार्टर भी बहुत अच्छा था, 98 करोड़ के रेवेन्यू से बढ़ के 204 करोड़ के रेवेन्यू आए ईयर ऑन ईयर। और पैट 3 गुना हुआ, 6 करोड़ का पैट था पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में, वो बढ़ के 18.98 मतलब लगभग 19 करोड़ के करीब का पैट रिपोर्ट किया। अच्छे रिटर्न रेशियोज है, रिटर्न ऑन इक्विटी इज क्लोज टू 36%। मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करेगा। इसके हाईज थे अराउंड 550 के, तो वहां से करेक्ट होकर इन लेवल्स पे ट्रेड करता है। यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह, पोजिशनल टारगेट है 470, स्टॉप लॉस रखना 415। ओके, 415 के स्टॉप लॉस के साथ 470 के टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। ये है राय आपके लिए सेठी साहब की तरफ से ड्रीम फॉक्स में आती हुई दिख रही है।
आइए 10 की कमाई के कुछ और बेहतरीन शेयर भी हैं आपके लिए। कुणाल जी राकेश जी से ले ली जाए, उनकी पसंद का शेयर बताएं सर। अनिल जी देखिए 10 की कमाई में मैंने और राकेश जी ने फिर एक बार चुना है पीसीबीएल को, यानी कि फिलिप्स कार्बन ब्लैक पर हमारी मध्यम से लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। और उसके अनिल जी वजह यह है कि स्टॉक लगातार बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर इमर्ज हुआ है, नीचे के लेवल्स पर अच्छा कंसोलिडेशन करेक्शन हुआ स्टॉक में, उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ, अब वापस से मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। आज स्टॉक में अच्छी तेजी है, तो गिरावट में इसको धीरे धीरे करके अक्यूमुलेट करें तो हमें लगता है कि न केवल ये अपने लाइफ टाइम हाई लेवल्स को वापस रिक्लेम करेगा, बल्कि उसके भी परे जाने की इसमें ताकत है। तो खरीदारी की राय है पीसीबीएल में। ओवर टू राकेश जी। अनिल जी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, हल्की फुल्की करेक्शन में यहाँ पे खरीदारी की राय है और मुझे लगता है अनिल जी ज्यादा समय नहीं लगेगा। पहला टारगेट यहाँ 150 का, दूसरा 175 का पीसीबीएल में देखने को मिलेगा। तो पीसीबीएल है हमारा ही 10 की कमाई का स्टॉक पिक, इसमें निवेश की राय है। साथ में अनिल जी एक मेरा छोटा सा सजेशन है आपके माध्यम से, वो जो अभी सिटी साहब ने एक स्टॉक रिकमेंड करा ना ड्रीम फोक्स करके, वो जो एयरपोर्ट लॉन्जेस करते हैं अनिल जी, इनके प्रमोटर भी आए थे यहाँ पर जब आईपीओ आया था। हाँ जी। तो अनिल जी यहाँ पर एक थोड़ा सा कष्ट हो रहा है अनिल जी, लॉन्जेस में दिक्कत नहीं अनिल जी, सीट मिलती है बैठने की, और अब तो अनिल जी क्वालिटी भी अंदर खाने पीने की बहुत इंप्रूव हो गई है। दिक्कत एक ही अनिल जी, कई बार कुछ यूथ जो है ना अनिल जी, वो आता है वो बार बार अनिल जी हिट एंड ट्राई करता है कार्ड्स को, कार्ड चलते नहीं है, तो किसी एक व्यक्ति पर अगर 7 से 8 मिनट लग जाए तो अनिल जी लाइन लंबी हो जाती है। तो आज की डेट में आप जानते हैं पेशेंस ना अनिल जी लाइफ में है, लाइन में भी अनिल जी लगने का पेशेंस नहीं है, स्टॉक मार्केट में भी लोग पेशेंस नहीं रखते, तो दिक्कत पड़ती है अनिल जी। अगर 2-3 लोग इस तरीके के हो तो 25-30 मिनट अनिल जी वेटिंग में निकल जाते हैं। तो इनको कुछ करना चाहिए अनिल जी, इनके लिए कुछ अलग से लाइन होनी चाहिए। अगर हिट एंड ट्राई हो रहा है तो इनको दूसरी जगह बैठा के अनिल जी ट्राई करना चाहिए अनिल जी। देखो मेरी तो समझ लिमिटेड है, ज्यादा नॉलेज इस तरह के मामलों में है नहीं, लेकिन बग्गा साहब हमारे में सबसे सीनियर हैं। मैं सोचता हूँ बग्गा साहब से इस पे एक राय ली जाए। बग्गा साहब एक बड़ी जेन्युइन सी प्रॉब्लम है बंसल जी की, जिस लाइन में ये खड़े थे वही लाइन लंबी हो जाती है, वही बहुत सबसे स्लो चलती है। इसके लिए क्या करे सर ये? ये मर्फीज लॉ है अनिल जी, जिस लाइन में आप खड़े होंगे वही लाइन बढ़ी होगी और उसी में प्रॉब्लम होगी। बट बंसल जी की प्रॉब्लम डबल है, क्योंकि कुणाल जी का लॉन्च एक्सेस भी बंसल जी के जेब में होता है। इनके पास 100 से ज्यादा क्रेडिट कार्ड है बंसल जी, एक क्रेडिट कार्ड पे 4 बारी आप जा सकते हैं साल में या 8 बारी। तो बंसल जी हर बैंक के हर तरीके के क्रेडिट कार्ड इनके पास, मेंस कार्ड भी है और पेट्रोलियम कार्ड है, जिस पे भी लॉन्च मिलता है बंसल जी ले लेते हैं, क्योंकि कुणाल जी को भी इनको साथ में फंड करना होता है। तो हम भी अगर साथ होते हैं तो हम बंसल जी के कार्ड पे ही जाते हैं। बंसल जी निकालते हैं जब पूरा कार्ड, इनके पास एक बकायदा रोलोटेक्स है जिसमें इन्होंने प्लास्टिक डाला हुआ टिक मार्क करते जाते हैं। बंसल जी इसके लिए मैं आपको एक बंसल जी को एक सजेशन देता हूँ मैं। बंसल जी कहीं भी आप जाए ना, अकेले ना जाएं, कुणाल जी को साथ में लेकर जाए, और कुणाल जी को लगा दे लाइन में रहा, बोलो मेरा नंबर आया तो बता देना, बुला लेना तो बुला लेना, तब तक मैं बैठा हूँ। ये ज्यादा आसान तरीका है, इसमें आपको दोहरी खुशी मिलेगी, एक तो लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और दूसरा कुणाल जी लगेंगे। चलिए आइए, आप मुस्कुराते रहे, तब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। स्वागत है आप सबका हमारी खास सीरीज मार्केट आउटलुक में। और आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। एस लैंसडाउन इन्वेस्टमेंट्स के को फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर विक्रम कोटक साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो लगभग 30 साल से ज्यादा का लंबा गहरा अनुभव रखते हैं डेट और इक्विटी दोनों ही मार्केट्स का। और पहले वो आप CIO इक्विटीज के तौर पर डॉइश एसेट मैनेजमेंट में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस में भी आपने इक्विटी और डेट मार्केट को हेड किया है। पेशे से आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और साथ ही वॉर्टन बिजनेस स्कूल से भी आपने लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी किए हैं। विक्रम सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आज विशेषकर हमने आपको इसलिए आमंत्रित किया कि इस तरह का जो मार्केट का इस वक्त मूड माहौल है, स्पेशली अप्रैल के बाद से बना है,
ये आप जैसे एक्सपर्ट्स के लिए एकदम परफेक्ट है, जहां आप बड़ी स्टॉक पिकिंग में माहिर माने जाते हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के मैनेजमेंट, कंपनियों की क्वालिटी, बैलेंस शीट को पढ़ना समझना, आपके उसमें आपकी बड़ी एक्सपर्टाइज है। सर ये बताएं, ये जो पार्टी चलना शुरू हुई है मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की, कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कुछ और लंबा चलेगा या फिर सिर्फ कैचअप रैली है? नहीं, आई थिंक ये 2 साल का बड़ा कंसोलिडेशन है अनिल जी। आपको पता है मिड कैप स्मॉल कैप 2 साल से कंसोलिडेट हो रहे हैं, ज्यादातर सेक्टर, एक आध दो सेक्टर चले होंगे। तो ये जो कंसोलिडेशन है इसका ये बाहर निकलना है। इसमें एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अपनी बैलेंस शीट्स काफी अंडर लिवरेज है। आरबीआई के रेट्स नीचे आ रहे हैं, स्लोली करके नीचे आ जाएंगे। आपका कलेक्शन, जीएसटी, टैक्स, जो भी कलेक्शन अगर आप देखें काफी रोबस्ट है। तो ये बहुत ही अच्छे पॉजिटिव है। बट एक जो पॉजिटिव मुझे लग रहा है मिसिंग है, जो अगर आ जाए तो इसमें 4 चांद लग जाएंगे, जो है अपनी ग्लोबल साइकिल, जहां पे फेड के रेट्स अभी भी ऊपर हैं। आज यूएस में अगर मनी मार्केट यील्ड देखें तो 5% पे है, 4.5% पे है। अगर वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनको 3-4% का फॉरेक्स कवर लेना पड़ेगा। तो 8-9% अगर वहां पे उनको रिटर्न मिल रहा है तो इंडिया में कैसे आएंगे? तो वो एक बड़ा फैक्टर है कि अगर एफआई इसमें पार्टिसिपेट करेंगे रैली में तो शायद ये रैली और दमदार हो जाएगी। बट इतना तो क्लियर है, इंडिया इज अ स्टॉक पिकर्स मार्केट, और पिछले 2 साल में भी कंसोलिडेशन में काफी सेक्टर्स, कैपेक्स साइकिल देख लें या डिफेंस देख लें, उन्होंने 2-3 गुना रिटर्न तो दिया ही है। तो मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में कभी कमी रहेगी स्टॉक पिकिंग की। तो ऑलवेज इज स्टॉक पिकर्स मार्केट। बट या अगर ये रेट साइकिल अगर पैन आउट होती है ड्रामेटिक कट्स की, तो शायद ये रैली बहुत लंबी चल सकती है। बट शॉर्ट टर्म में अगर आप मुझे पूछे, बहुत ही शॉर्ट टर्म में, तो आई थिंक वी आर गोइंग टू रिमेन इन रेंज बाउंड। 10% का रेंज है, उसमें लार्ज कैप निफ्टी वहां ट्रेड करेगी। बट स्टॉक स्पेसिफिक बहुत ऑप्शंस है, बहुत आइडिया है, छोटे छोटे सेक्टर्स वहां पे पैसा बना सकते हैं। सर यही आपकी खासियत है कि जहां लोगों को बड़ा मुश्किल होता है कि कौन सा स्टॉक खरीदें, कौन सा नहीं खरीदें, कैसे चूज करें, आपको लगता है कि स्टॉक पिकिंग इज वेरी इजी और वहां मार्केट बड़ा है। लेकिन डायरेक्शन के लिहाज से आप जैसा कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में 10% की रेंज, तो यहां से मतलब बहुत ज्यादा कमजोरी भी नहीं, बहुत ज्यादा मजबूती भी नहीं। पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए किस तरह का आउटलुक है आपका? तो फाइनेंशियल ईयर मेरा मोटा मोटी आउटलुक यही है अनिल जी, कि हम लोग शायद ऊपर में नंबर पे बात करें तो 19,000 तक निफ्टी जा सकती है, नीचे में 16,500-17,000 तक जा सकते। तो इसी रेंज में रहने वाला है। बिकॉज इसके 3-4 रीजन है। एक तो क्या हो रहा है कि पॉजिटिव साइड पे मैंने आपको बताया, जीएसटी कलेक्शन देख लें या आरबीआई के रेट हॉल्ट पे आ गई, ये सब पॉजिटिव है। नेगेटिव साइड पे अगर आप देखें तो अर्निंग्स में जो हो रहा है, अर्निंग्स में प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, एबिटा मार्जिन इंप्रूव हो रहा है, रॉ मटेरियल नीचे आ रहा है, बट जो रेवेन्यू है वहां पे ग्रोथ नहीं है। तो अर्निंग का जो क्वालिटी है वो अभी तक इतना अच्छा नहीं लग रहा है ये क्वार्टर में। और मुझे लगता है कि अगले साल शायद अर्निंग्स ये हाई बेस पे शायद थोड़ा डिसअपॉइंट करेगी। तो इसीलिए वो लार्ज कैप की रैली बहुत बड़ी नहीं लग रही है, क्योंकि आप देखें तो काफी सेक्टर्स जो ग्लोबली डिपेंडेंट है और ग्लोबली बहुत बड़ा स्लो डाउन चालू हुआ है। अगर आप ग्लोबली देखें तो हालत बहुत खराब है। तो मुझे लगता है बहुत सारे सेक्टर्स जो ग्लोबली डिपेंडेंट है, मेटल या आईटी, इवन एनर्जी लोकली, तो बहुत सारे सेक्टर्स में मुझे लग रहा है कि अर्निंग्स ग्रोथ नहीं है, जिसकी वजह से आपका मार्केट संभला रहेगा। और बहुत सस्ता नहीं है मार्केट, इंडिया का मार्केट बहुत सस्ता नहीं है। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि फॉरेन इन्वेस्टर को अगर यहाँ आना है और उसको 15% रिटर्न बनाना है तो ही वो आएगा, क्योंकि 8% तो आपको मैं बताया उसकी कॉस्ट है, एंट्री कॉस्ट। तो ये माहौल में कैसे आप मार्केट्स ज्यादा नहीं चल पाएंगे। बट जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे सेक्टर्स है जहां पे अच्छे अपॉर्चुनिटी है। और ये एक्चुअली टाइम है अगले 4-5 महीने में कि 2-3 साल का पोर्टफोलियो बना के आप ज्यादा पैसा बना सकते हो। तो ये एक्चुअली एक अपॉर्चुनिटी है, ये रेंज की अपॉर्चुनिटी, जहां पे आप ऊपर की साइड पे ब्रेकआउट करोगे अगले 6-8 महीने के बाद। ओके, तो चलिए ऊपर की तरफ 19,000 तक की अपसाइड है, नीचे में 16,500, 16,000 ये आपके लिए डाउन साइड रिस्क हो सकती है अगर हुई तो। अच्छा, क्योंकि बाजार का आउटलुक आपने भारतीय बाजारों का दिया, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स पर भी आपसे मैं राय लेना चाहता हूँ। आप काफी इंटरेस्टिंग ट्वीट्स भी करते रहते, तो एक आपने डॉलर की मजबूती को लेकर या डॉलर की डोमिनेंस को लेकर भी आपने विचार रखे हैं, थोड़ा जरा बताएं, क्योंकि अब काफी लोग ये मान रहे हैं कि डॉलर के मुकाबले में दूसरी करेंसीज बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है। क्या इसमें कुछ ऐसे बड़े बदलाव होने की संभावना है? तो मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म में शायद थोड़ा डॉलर रिजर्व कम हो जाए या थोड़ा डेंट लग जाए। बट मुझे लगता है डॉलर को रिप्लेस करना बहुत ईजी नहीं होगा दुनिया के लिए, बिकॉज ऐसी कोई करेंसी नहीं है आज के दिन में जो डॉलर के सामने खड़ी हो पाए, जिसमें जैसे जो मैंने फंडामेंटल क्वालिटेटिव पॉइंट बताए, डेमोग्राफी से लेके, टूरिज्म से लेके, एंटरप्रेन्योर स्किल से लेके, पर कैपिटा से लेके, ऐसा कोई भी इकोनॉमी वर्ल्ड में आज नहीं है जो उसको रिप्लेस कर पाए और जिसकी एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा हो। तो जैसे इंडिया एक इकोनॉमी है बट उसमें काफी सारे फैक्टर्स बहुत अच्छे हैं, बट ग्लोबल एक्सेप्टेंस के तौर पे या ओपननेस के तौर पे या एजुकेशन या टूरिज्म के तौर पे इतना जगह नहीं है अपने पास। डेमोग्राफी सही है अपनी, बट तो ऐसी कोई करेंसी नहीं है जहां पे
आके पूरा रिप्लेस कर ले और डॉलर को ले जाए बाहर, ऐसा मुझे मुश्किल लग रहा है। मुझे लग रहा है ये लॉन्ग टर्म तक नहीं रहेगा, बिकॉज यूएस बहुत ओपन इकोनॉमी है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है फॉर ग्लोबल पीपल टू गो एंड सेटल देयर, मेक मनी। तो मुझे लगता है यूएस का डोमिनेंस जो अभी है वो ऐसा बरकरार रहेगा। थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन आ सकते हैं, बट मुझे लगता है अगले 10-15 साल तक तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई करेंसी उसके आजू बाजू भी आ सकती है। एक और चीज जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, गोल्ड लाइफ हाई पर है और काफी इंटरेस्ट हिंदुस्तान में लोगों का गोल्ड में रहता ही है। हमारे पास और कहीं इन्वेस्टमेंट होना हो, सोने में जरूर है प्रॉपर्टी के बाद। बताएं सर, क्या व्यू बन रहा है आपका? गोल्ड तो हमने अपने आपसे काफी टाइम डिस्कस किया हुआ है पिछले कई सालों में कि गोल्ड की तो लास्ट 2-3 साल से ऐसा लग रहा था गोल्ड थोड़ा शांत हो जाएगा, बट मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में जिस तरह से थोड़ा सा जो डॉलर का जो एग्जिट काफी कंट्री कर रही है वो जाके गोल्ड में पार्क कर रही है। बट मेरा मानना है कि गोल्ड इज अ वेरी फ्रेंकली इफ यू आस्क मी एट दिस प्राइस एज ए लिक्विड एसेट शायद 5-10% बढ़ सकता है, बट मुझे नहीं लगता कि गोल्ड विल बी असेट क्लास, बिग असेट क्लास एवर लाइक अ डॉलर और इंडियन इक्विटी और समथिंग। तो इट कैन बी अ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो, तो शायद यहां से और 5-10% बढ़ सकता है क्योंकि वो मोमेंटम है और ये, बट अदरवाइज सो इट गिव यू एनी यील्ड, एनी इंटरेस्ट। बट या ठीक है, आपने जैसे बताया इंडियन हाउसवाइफ को अच्छा लगता है खरीदना, तो वो खरीदती रहती है और ज्वेलरी बनाती रहती है, तो अपने लिए फायदा हो जाता है बिकॉज वो डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। ओके, तो ये है आपके लिए बिल्कुल गोल्ड पर आए। अब बताएं सर कि जब आप बुलिश हैं, आप कह रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट में बहुत मौके हैं, कहां आपको मौके नजर आते हैं, निवेश कहां करना है? तो मुझे 3-4 सेक्टर जो बड़े सेक्टर है, 3 या 4 सेक्टर वहां पे अच्छा लग रहा है मुझे। ऑटो, प्राइवेट बैंक, सीमेंट, ये सारे सेक्टर में पैसा बन सकता है। केपेक्स साइकिल बहुत अच्छा लग रहा है इंडिया का, 10-12 साल के बाद केपेक्स साइकिल रिवाइव हुआ है, पब्लिक केपेक्स बढ़ रहा है, स्टेट केपेक्स बढ़ रहा है। आप देखो बंबई में हर जगह ब्रिज के ब्रिज बन रहे हैं, जहां मैं देखता हूं सब ब्रिज बन रहे हैं। तो एक केपेक्स साइकिल या आप जो बोले कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट कंट्री का बहुत अच्छी तरह से हो रहा है, और मैं दाद दूंगा गवर्नमेंट की कि काफी मेहनत कर रही है उसके ऊपर, बट वहां पे वैल्यूएशन थोड़े जल्दी भाग गए। तो पिछले 1 साल में ज्यादातर केपेक्स स्टॉक डबल या 4 गुना 3 गुना हो चुके हैं। तो मतलब वैल्यूएशन के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए, बट अगले 5 साल के लिए केपेक्स साइकिल बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। प्राइवेट बैंक, सीमेंट और ऑटो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये बड़े सेक्टरों में। छोटे सेक्टर में बहुत सारे थीम है, मुझे लगता है कि केपेक्स साइकिल के पीछे पीछे रेटिंग एजेंसियां बहुत अच्छा करेंगी। अपना पेनिट्रेशन अगर आप देखें फैशन में, अपैरल में या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में बहुत कम है, वहां पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है अगले 5-7 साल में खड़ी हो जाएगी। रिटेल ज्यादा आपकी क्या बोलते हैं, आपकी सहायता से काफी रिटेल इंडिया इक्विटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, आप जैसे चैनल की वजह से और आपकी वजह से, तो उसका भी फायदा जो कैपिटल मार्केट रिलेटेड कंपनीज है जो हम पिछले 7-8 साल से कंटिन्यू से डिस्कस करते आ रहे हैं, उनको फायदा होगा। वैसे आप ब्रोकर ले लो या म्यूचुअल फंड ले लो, एक्सचेंजेस ले लो या डीपी ले लो, तो मुझे लगता है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे भी अगले 10-15 साल में इंडिया में है। क्योंकि अगर आपका फाइनेंशियल सेविंग 6-7% इक्विटी में है, अगर वो 20% भी हो गया, तो जो प्लेटफॉर्म बनते हैं, प्लेटफॉर्म को कितना बड़ा फायदा हो सकता है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जहां पे पर्टिकुलरली एंट्री बैरियर्स काफी ज्यादा है, जो सेक्टर में जहां पे नए पार्टिसिपेंट आने की चांस नहीं है, उनको बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। तो बिल्कुल, तो काफी अच्छे मौके आपके लिए भारतीय बाजारों में बन सकते हैं, सामान्य विक्रम सर का। तो बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, ऑटो, सीमेंट, कैपेक्स से जुड़ी हुई कंपनियां, ये है पसंद निवेश करने के लिए। आज से विक्रम सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमें आपने समय दिया और साथ ही हमारे दर्शकों को पूरा डायरेक्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू अनिल जी। बाजार दिन की ऊंचाइयों के आसपास 18,250 पर निफ्टी और 43,300 के पार रुकने, थमने, थकने का नाम नहीं लेते हुए बाजार जबरदस्त रफ्तार में इस वक्त आपको नजर आएंगे। आइए इसी रफ्तार में बढ़ते हैं आगे और वक्त है शॉर्ट टर्म पिक्स का। पालिया साहब बताएं आपकी शॉर्ट टर्म पिक। शॉर्ट टर्म पिक रहेगी नौसिल। ये स्टॉक में देखें तो एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक ने 3 से 4 महीने का एक कंसोलिडेशन किया है और उसका ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है। स्टॉक में जिस तरीके से रिकवरी लोअर साइड पे बेस बना के हुई है, यहाँ पे स्टॉक अपने 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन करते हुए दिख रहा है। और अगर इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो इसने अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो फरवरी में बने थे उसको डिसाइसिवली ब्रेकआउट यहाँ पे करते हुए दिखा है। तो हमें लगता है जिस तरीके के नियर टर्म सेटअप बने हैं नौसिल के, यहाँ पे शॉर्ट टर्म में टारगेट जो आ सकता है करीब 260 से लेकर 270 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। करंट लेवल से स्टॉप लॉस रखना है करीब 225 के आसपास। ओके, नौसिल है वो स्टॉक जहां पर शॉर्ट टर्म पिक के लिहाज से खरीदारी करने की राय। सेठी साहब बताएं सर आपकी शॉर्ट टर्म पिक। बिल्कुल अनिल जी, आज की जो मेरी शॉर्ट टर्म पिक है एक डिफेंस का स्टॉक है। स्टॉक का नाम है पारस डिफेंस, जो अभी 543 के लेवल पे ट्रेड करता है। इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 565 के, स्टॉप लॉस रखना 530 रुपए का। डिफेंस सेक्टर की और स्पेस सेक्टर को कैटर करने वाली एक अच्छी कंपनी है जो कि रॉकेट्स, मिसाइल्स,
फिर स्पेस रिसर्च, नेवल सिस्टम्स, इन सब के लिए टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है। और डिफेंस पे हमने देखा सरकार का अच्छा खासा फोकस है, मेक इन इंडिया के ऊपर, आत्मनिर्भर भारत का उनका जो एजेंडा है उसके ऊपर। और आए दिन हम डिफेंस सेक्टर के लिए नए नए ऑर्डर्स देखते हैं जिसका फायदा होता है इस कंपनी को। बट आज इस स्टॉक को पिक करने के पीछे भी कारण है जेन टेक्नोलॉजीज के। अभी हमने थोड़े दिन पहले नतीजे देखे, मतलब ओवर द वीकेंड नतीजे आए, नतीजे तोड़फोड़ थे, स्टॉक आज बहुत अच्छा कर रहा है। इस कंपनी ने भी उसी स्पेस में एक कदम रखा, पारस एरोस्पेस नाम की सब्सिडियरी इनकी, जिनके अंतर्गत ये ड्रोन्स बनाएंगे, ड्रोन एयरक्राफ्ट, ड्रोन पैराशूट्स, फिर ड्रोन पायलट्स को ट्रेनिंग करने का काम। तो वहां से काफी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। मुझे लगता है ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में अच्छा करना चाहिए, लॉन्ग टर्म पे भी बुलिश हूं और खरीदारी करने की सलाह। तो खरीदारी करने की सलाह है। पारस डिफेंस, इस पर रखिए नजर। सिरी साहब की तरफ से है राय। आइए जय की तरफ से एक 10 की कमाई रह गई। जय, बताएं आपकी 10 की कमाई का स्टॉक। दीप, 10 की कमाई में मुझे पसंद है क्लीन साइंस। 1460 पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है अभी। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा 1400 का, 1400 का एक स्टॉप लॉस लगाइए। दीप, टारगेट जो ऊपर में निकल कर आ रहा है वो है 1580 के। 1580 के टारगेट्स के लिए खरीदना। एक अच्छा पॉजिटिव डाइवर्जेंस इसके डेली वीकली चार्ट्स पर दीप देखने मिल रहा है एंड बहुत ही क्लियर कट है वो। एक अच्छा इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न भी फॉर्म हुआ है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस एज वेल, विच इज अ बुलिश रिवर्सल साइन एंड आई थिंक वो हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही बढ़िया है। 1400 के स्टॉप लॉस के साथ अगर आप खरीदते हैं तो 60 रुपए का एक डाउन साइड रिस्क है। 1460 पर 1580 के टारगेट्स हैं तो करीब 120 रुपए का अपसाइड पोटेंशियल है। तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड जो है बहुत ही बढ़िया निकल कर आ रहा है। साइंस टेक्नोलॉजीज, ये है जय की पसंद, 1580 का टारगेट। एक ट्रेडिंग कॉल सुमित जी की तरफ से, सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। जो मेरे पास एक सेल कॉल है, पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 313.80। स्टॉक का नाम है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक के अंदर सेलिंग प्रेशर है। लास्ट 2 दिनों से ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिल रहा है। आज भी मार्केट में बैंक निफ्टी पॉजिटिव है लेकिन कैनरा बैंक डेज लो के पास ट्रेड कर रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा सा गिरावट कैनरा बैंक में देखने को मिल सकता है। ऊपर में 321 का स्टॉप लॉस है। जब तक 321 का लेवल ऊपर में नहीं टूटेगा तब तक इसमें एक बार फ्रेश खरीदारी करनी नहीं है। शॉर्ट टर्म में एक बार गिरावट आ सकती है। नीचे में 305 रुपए से लेके 300 रुपए तक के लेवल ट्रेडिंग के लिहाज से कैनरा बैंक में देखने को मिल सकते हैं। तो बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। 321 के स्टॉप लॉस है, 305 और 300 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए कैनरा बैंक, जहां पर आपके लिए सेल कॉल आ रहा है। आज का पहला सेल कॉल सुमित जी की तरफ से, इस पर रखेंगे नजर। वैसे बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर से करीब आई थिंक 50-60 पॉइंट नीचे है, बट 600 पॉइंट की गेन अभी भी होल्ड कर रहा है। 43,250 कोई कंडीशन जो है 43,200 से 43,350 की रेंज का है। 350 और एग्जैक्टली आज का हाई दीप 43,335 का है। तो बिल्कुल वहां पर थोड़ी सी रुकने की जगह है यहाँ पर, अगर रुकना है तो ये। और बैंक निफ्टी के लिए भी वही 18,250 के आसपास की जगह जो रुकने की, 18,252 का हाई बना है। तो ऑलमोस्ट मतलब निफ्टी तो 18,267 का ही था शुक्रवार का, गुरुवार का लगभग वहां तक आ चुका है। क्लोजिंग भी 18,247 की मिली, तो लगभग पूरा का पूरा हाइस पर आ चुका है। बैंक निफ्टी जरूर है जो 42,200 से 42,350 की रेंज में मल्टीपल सपोर्ट लिए थे। और आपको याद होगा लास्ट हमारा स्टॉप लॉस इंट्राडे का 43,200 से 43,350, 43,200 का भी रखा था। तो एग्जैक्टली ये रुकावट वाली जगह पर पहुंचे हैं। अब यहां से बढ़ने के लिए थोड़ा और जोश चाहिए, या तो डाउ फ्यूचर्स बढ़े या फिर कुछ खरीदारी वगैरह और आती नजर आए तो देखेंगे। चलिए, तब तक विदा लेने का वक्त है। और धन्यवाद सबसे पहले तो बग्गा साहब का। सर बहुत बहुत शुक्रिया अमेरिका के मॉनसून की पूरी जानकारी हमें देने के लिए। कभी भी अमेरिका जाए तो ध्यान रहे ना, पूरा छाता लेके जाना है। इस एरिया में कितना बिल्कुल, बग्गा साहब से मौसम का हाल लेकर चलेंगे हम अगर जब भी गए तो। और जैन साहब का भी आज बहुत बहुत धन्यवाद लंबी इनिंग खेलने के लिए। और कुणाल जी, राकेश जी का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। सेठी साहब और पालिया साहब ने कमाल किया है, उनका भी धन्यवाद। जय ठक्कर साहब और सुमित जी का दिल से आभार आज हमारा साथ देने के लिए। दोपहर के शो में आप सबसे होगी फिर मुलाकात। मुझे और दीप को इजाजत दीजिए और देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। आइए, जय हिंद।